बनाए जाने थे, जिसमें जिम्मा था प्रवीण राउत के ऊपर, जो कि बिल्डर थे। लेकिन ये जानकारी सामने आती है कि 2011 में वो कुछ हिस्सा दूसरी कंपनी को बेच देते हैं और फिर पैसों का गबन का ये मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल करके सामने आता है। और अब हम जा रहे हैं जेजे अस्पताल, जहां पर संजय राउत का मेडिकल होना है। वहां से क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है ये देखना होगा। और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे शिवसेना सांसद संजय राउत के घर जा सकते हैं, ये जानकारी निकल करके सामने आई है। क्योंकि संजय राउत कल जो उनसे पूछताछ हुई थी उनके घर पर लगभग 9 घंटे ईडी की टीम उनके घर पर रही थी और पहले फ्लोर पर उनसे पूछताछ हुई थी। उनके परिवार के बाकी लोगों को दूसरे फ्लोर पर रखा गया था। कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। इसमें यह जानकारी निकल करके सामने आई है कि जो पतला चौल घोटाला है उसमें बाकी जो सफेद पोश लोग हैं उन पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल रात को 12 बजे संजय राउत को गिरफ्तार किया जाता है। जो उनके हाव भाव थे, भाव भंगिमा थी, वो उसको देख करके समझ में आ गया था रात में जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे कि आगे की राह उनके लिए मुश्किल रहने वाली है, आसान नहीं है। लेकिन संजय राउत ने साफ कर दिया कि वो झुकेंगे नहीं, वो आगे बढ़ते रहेंगे, ना ही वो शिवसेना को छोड़ेंगे। ये जो बदले की कार्रवाई है, शिवसेना को तोड़ने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश है, इसमें कामयाब नहीं होगी। हमने प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, राजनीतिक एंगल से इसको जोड़ा गया, राजनीतिक चश्मे से देखा गया। कल सियासी संडे साबित हुआ, कल का दिन। और उसी अब हम काफिले को फॉलो करते हुए इनोवा गाड़ी, ईडी की इनोवा गाड़ी में इस वक्त संजय राउत सवार है। और जब वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब से कुछ देर पहले उनके भाई सुनील राउत भी गए थे और सुनील राउत लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जब उनकी गिरफ्तारी कल होती है तो ही सुनील राउत सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं। और आप देखिए कि पूरे रूट को पहले क्लियर करवाया गया था। ये आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी भी हम देख सकते हैं। थोड़ी तेजी से हम गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जेजे अस्पताल, बस कुछ ही समय में हम जेजे अस्पताल पहुंच जाएंगे। उस पर भी हमारी नजर रहेगी क्योंकि संजय राउत ने दवाइयों की मांग की है। वो आगे आप देख सकते हैं, वो गाड़ी जो न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, वो पुलिस की गाड़ी है। उसके आगे जो गाड़ियां हैं, इनोवा गाड़ी है, उसी में संजय राउत सवार है। हम भी अपनी गाड़ी की स्पीड को आगे बढ़ाते हुए उसको फॉलो करते हुए और फिर आज जो दलीलें रखी जाएंगी उस पर सबकी नजरें टिकी होगी। क्योंकि ईडी ने देर नहीं की। जब संजय राउत की वकील की तरफ से कहा गया कि वो पेश अभी नहीं होंगे, संसद का सत्र चल रहा है, 1 हफ्ते का समय दिया जाए। लेकिन ईडी इस मामले को लेकर के कितनी गंभीर है, क्योंकि 1000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। ऐसे में ईडी की टीम उनके घर पहुंच जाती है। 10 अधिकारी उस टीम में रहते हैं जो अलग अलग कमरों में छानबीन करते हैं। संजय राउत जब उनको हिरासत में लिया गया, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूँ, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मना ही नहीं। पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अटक झालेली आहे मराठी प्रतिक्रिया. संजय राऊतजींना जे अटक झालेली आहे, बरेचशे दिवसापासून आपण सगळे लोक माहिती काढली, प्रत्येक गोष्टीचं विचारपूस केली आणि मग त्याच्यानंतरच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे। आणि मी पहिल्या दिवशीपासून सांगत आहे, जे लोक बेईमान आहे, आमच्यासारखे लोकांना हनुमान चालीसा वाचलं म्हणून आम्हाला जेलात टाकलं। आज मी ऐकलं तो नवनीत राणा सांसद को आप सुन रहे थे। हम भी आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये लोगों के खून पसीने का पैसा है। जो चौल को पुनर्निर्माण, वहां पर कुछ फ्लैट्स का होना था, फ्लैट्स बनाए जाने थे, लेकिन उनको विकसित नहीं किया जाता है। उसमें प्रवीण राउत जिनकी गिरफ्तारी होती है वो जमीन को किसी और को बेच देते हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, आगे काफिला पुलिस का है, वो पुलिस की गाड़ी हम अयाज आप दिखाइए। हम भी कोशिश करते हुए जेजे अस्पताल पहुंचते हुए उनको फॉलो करते हुए आज की सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। संजय राउत से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त जेजे अस्पताल बस संजय राउत पहुंचने ही वाले हैं। उनके हमारे आगे उनका काफिला है, उसी को फॉलो करते हुए हम भी आगे बढ़ते हुए। दिवाकर मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। दिवाकर, आप कहां पर है, क्या अपडेट मिल रहा है?
देखिए, मैं ईडी दफ्तर पर मौजूद हूं और ईडी दफ्तर से ही आपने थोड़ी देर पहले संजय राउत निकले हैं और संजय राउत के निकलने से ठीक पहले जो जानकारी निकल के सामने आई उसके मुताबिक जो है ईडी के अधिकारी लगातार उनसे सुबह से भी पूछताछ कर रहे थे, तमाम जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोर्ट में जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाए तो कोर्ट के सामने तमाम जो दस्तावेज है, दलीलें हैं, वो रखी जा सके और उनकी कस्टडी ली जा सके। ईडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कैसे संजय राउत की कस्टडी जो है ज्यादा से ज्यादा ली जाए और उनसे लगातार पूछताछ की जाती रहे। तो इसीलिए ईडी की तरफ से जो ईडी के अधिकारी हैं सत्यव्रत कुमार, वो लगातार इस दफ्तर में मौजूद थे। कल रात को वो दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे और तब से वो लगातार संजय राउत से पूछताछ कर रहे थे। आज सुबह भी वो जब सत्यव्रत कुमार पहुंचे हैं और जानकारी ये मिली कि सत्यव्रत कुमार खुद संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं और इस पूछताछ के बाद ही करीब 12:30 बजे के करीब, मैं आपको तस्वीरें अगर बताऊं तो 12:30 बजे के करीब संजय राउत इसी ईडी दफ्तर से निकले हैं, जेजे अस्पताल की तरफ जा रहे हैं और वहां से उन्हें सीधा पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर ईडी तमाम सबूत और साक्ष्य के साथ साथ अपनी दलीलें रखेगी कस्टडी के लिए। और ईडी की पूरी कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टडी संजय राउत की उन्हें मिल पाए साफ तौर पर। बिल्कुल, तो ये जेजे अस्पताल जहां पर उनका मेडिकल होगा, हमारे साथ श्रिया भी वहां से मौजूद है। श्रिया, क्या तस्वीर, क्योंकि संजय राउत तो यहां पर पहुंच चुके हैं, कितनी देर लगेगी इस पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में? देखिए, अभी किसी भी वक्त यानी कि 15 से 20 मिनटों में जो है संजय राउत जो है मुंबई के जेजे अस्पताल पहुंचेंगे। देखिए, साफ तौर पर आपको जेजे अस्पताल तो ये जेजे अस्पताल है, हम इसके दूसरे गेट में मौजूद हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी है, इस गेट से अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। आमतौर पर इस गेट से आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है। दूसरे गेट से संजय राउत वहाँ पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पर उनका मेडिकल होगा, लेकिन न्यूज 18 की टीम पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कितनी कड़ी की गई है, यहाँ पर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जैसे कि हमारी सहयोगी श्रिया जानकारी दे रही थी कि मेडिकल जब उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर संजय राउत के वकील की तरफ से दलीलें दी जाएंगी, ईडी की वकीलों की तरफ से दलीलें दी जाएंगी और फिर ईडी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड वो मांग सके। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ते की रिमांड मांगी जा सकती है। कोशिश ये रहेगी ईडी की कि 2 हफ्ते की रिमांड यहाँ पर संजय राउत की मिले, लेकिन संजय राउत जो अब चौतरफा घिर चुके हैं, ईडी का शिकंजा उन पर कस चुका है। संजय राउत अब से कुछ देर पहले ईडी दफ्तर से निकलते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, उनके भाई सुनील राउत उनसे मिलने पहुंचते हैं और फिर से वो जैसा उनका अंदाज हमेशा रहता है कि वो मीडिया से खुलकर बात करते हैं। जब भी अपने घर से निकलते हैं, संजय राउत का जो घर है वहां पर मीडिया हमेशा की उनकी टीम रहती है, क्योंकि जब भी संजय राउत बोलते हैं, हालांकि उनके बयान पर विवाद हमेशा होता है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, ये है जेजे अस्पताल, हम इस वक्त इस गेट पर मौजूद हैं और ये आप पुलिसकर्मी देख सकते हैं। अयाज, आप दिखाइए कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए संख्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर संजय राउत जो दूसरे गेट से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, 15 से 20 मिनट का समय जब उनका मेडिकल होगा, जो प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि जब भी ईडी किसी को गिरफ्तार करती है उसके बाद उसका अस्पताल जाकर के मेडिकल करवाया जाता है, फिर उसे कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट में रिमांड मांगी जाती है और जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि फिर से वापस ईडी दफ्तर में ही संजय राउत को रखा जाएगा। जितने भी दिन की रिमांड मिलेगी वहीं पर उनसे पूछताछ होगी। इंटरोगेशन रूम है जहां पर उनको सवालों का आमना सामना करना होगा। संजय राउत पर आरोप लगते हैं कि वो वैसे तो सामना अखबार चलाते हैं, सामना के संपादक हैं, लेकिन जब ईडी उनसे आमना सामना कर रही है तो फिर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वहां पर सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। गहमा गहमी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये वो गेट है, यहाँ से गाड़ियां नहीं जा सकती है, ये पैदल जाने का भी रास्ता है, जो मरीज है वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये पुलिसकर्मी मौजूद हैं और पीछे मीडिया के कैमरे यहाँ पर संजय राउत के इस मेडिकल पर नजर बनाई हुई है। न्यूज 18 की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और किसी भी वक्त संजय राउत इस जेजे अस्पताल से निकलेंगे। उसके बाद आपको बताएं कि ये दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 10 मिनट का समय लगा हमें ईडी दफ्तर से यहाँ पर पहुंचने में और फिर यहाँ से वो जाएंगे सेशन कोर्ट, वो भी लगभग 10 मिनट का समय है। और कोर्ट में कितना समय लगता है, जो दलीलें दोनों की तरफ से, वकीलों की तरफ से दी जाएंगी, वो देखना होगा, क्योंकि जो ये पूरा घोटाला है, पतला चौल घोटाला, जिसमें चौल में उसका लोगों को पुनर्स्थापित करना था, 3000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने वाले थे, जो संजय राउत के करीबी हैं, इसमें प्रवीण राउत का सबसे पहले नाम सामने आया था। आप ये पूरा घटनाक्रम समझिए कि आज संजय राउत तक कैसे पहुंची, कड़ियां कैसे जुड़ती चली गई, कैसे ईडी की रडार पर यहाँ पर संजय राउत हुए हैं, ये देखना और समझना बेहद जरूरी है। भले ही अब शिवसेना कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन ये मामला 2020 में उजागर हुआ था। जब प्रवीण राउत से पूछताछ होती है तो कई राज प्रवीण राउत उगलते हैं।
कई सारी चीजों को बेनकाब करते हैं, बहुत सारे दस्तावेज ऐसे ईडी के हाथ में लगते हैं जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। विवेक गुप्ता भी मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। विवेक, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या हलचल वहां पर देख रहे हैं? जसप्रीत, देखिए इस समय हम मुंबई के सेशन कोर्ट में हैं और सेशन कोर्ट में ही ईडी का पीएमएलए कोर्ट है और संजय राउत को सबसे पहले ईडी दफ्तर से मेडिकल के लिए ले जाया गया है। जेजे हॉस्पिटल में उनका मेडिकल होगा। लगभग आधे घंटे का ये प्रोसेस है। उसके बाद सीधे जो शिवसेना के सांसद है संजय राउत, उनको यहाँ पर कोर्ट में लाया जाएगा और यहाँ पे कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। बाकायदा आप साफ तौर पे देखते थे बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और जो भी कोर्ट से रिलेटेड लोग, खाली उन्हीं लोग को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और मैं आपको अंदर जाने की कोशिश करके दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पुलिस यहाँ पर एक्टिव दिख रही है और मेडिकल करने के बाद संजय राउत को तुरंत यहाँ पर लाया जाएगा। और मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं सेशन कोर्ट में, यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट है और पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। और जिस तरीके से पात्रा चावल लैंड स्कैम हुआ है उसमें ईडी की तरफ से कुछ जो ईडी इन्वेस्टिगेट करिए पता चलेगा तो और कई हो सकते हैं। तो विवेक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। देखिए, गेट नंबर 1 से संजय राउत बाहर निकलेंगे। ये हम जेजे अस्पताल के दूसरे गेट में मौजूद है। आगे मीडिया कर्मियों को अभी नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश फिर से करेंगे अयाज के साथ। हम उस गेट को भी फॉलो करेंगे जहां से संजय राउत निकलने वाले हैं और जहां पर मेरे सहयोगी विवेक मौजूद है। ये है सेशन कोर्ट जहां पर उनकी पेशी होगी और उसके बाद उनकी रिमांड मांगी जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा घोटाला है, कैसे कैसे कड़ियां यहाँ पर जुड़ती चली गई। ईडी की रडार पर संजय राउत आए। दरअसल जो पत्रा चौल घोटाला है, यहाँ पर 3000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे और पुनर्विकास यहाँ पर होना था। लेकिन इसमें जो प्रवीण राउत है, जो बिल्डर थे और इन्होंने ये घोटाला किया। इसमें 2011 में इन्होंने कुछ जमीन को किसी और बिल्डर को दे दिया और फिर प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बैंक में पैसे ट्रांसफर किए गए। लगभग 80 लाख से ज्यादा की रकम थी। और जब पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई होती है 2020 में, प्रवीण राउत बहुत कुछ उगल देते हैं। इसमें संजय राउत की भूमिका क्या थी, उनकी पत्नी की भूमिका क्या थी, कैसे पैसों का गबन होता है, अहम दस्तावेज ये ईडी के हाथ लगते हैं। फिर अगर हम इस पिछले महीने की बात करें तो 1 जुलाई को संजय राउत का आमना सामना होता है ईडी से। तब लगभग 6 घंटे से ऊपर की पूछताछ होती है। लेकिन आरोप ये लगा संजय राउत पर कि उन्होंने सहयोग नहीं किया, उन्होंने वो तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर ईडी के अधिकारियों ने एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है। वो तमाम सवाल लिखे गए हैं जिसका यहाँ पर सामना करना होगा संजय राउत को। फिर उसके बाद 21 जुलाई को समन दिया जाता है संजय राउत को। 21 जुलाई के बाद 27 जुलाई को समन दिया जाता है, लेकिन संजय राउत पेश नहीं होते हैं। संजय राउत के वकील की तरफ से दलील ये दी जाती है कि मॉनसून सत्र चल रहा है, वो अगस्त के पहले हफ्ते के बाद पेश होंगे। लेकिन ईडी इस मसले को कितनी गंभीरता से लेती है कि उसके बाद वो उनके घर पहुंच जाती है और कल सियासी संडे साबित होता है। सियासी चश्मे से इसको देखा गया, महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल आ गया और इसको अब शिवसेना राजनीति से प्रेरित बता रही है। आप यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं। ये है जेजे अस्पताल, आप ऊपर दिखाइए अयाज, ये जेजे अस्पताल है और ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु ये है क्योंकि संजय राउत इसी अस्पताल में मौजूद है जहाँ पर उनका मेडिकल हो रहा है और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे सहयोगी विवेक एक बार फिर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। विवेक, यहाँ पर जो दलीलें दी जाएंगी ईडी की तरफ से, कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड ईडी को मिल पाए। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत, आपने देखी जो पात्रा लैंड स्कैम है वो 1034 करोड़ का ये पूरा मामला है, जिसमें संजय राउत की जो पत्नी है उन्होंने 85 लाख रुपए लिए थे। हालांकि संजय राउत क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ पैसे वापस भी किए थे, लेकिन उसकी रिकॉर्ड्स को पूरी ईडी उसमें छानबीन कर रही है। और जिससे ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब संजय राउत के घर पर कल छापेमारी की गई थी तो उनके घर से 11.5 लाख रुपए नकद बरामद भी किए थे। और ये जो जानकारी मिली कि संजय राउत इस पूरे मामले में ईडी की जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि एक से एक परत पूरे मामले खोलनी है, तो ईडी पूरी कोशिश करेगी कि जो मेरे पीछे पीएमएलए कोर्ट है वहां पर सबसे पहले संजय राउत को पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कस्टडी ली जा सके। आप साथ में देखते थे यहाँ पे हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई। जो कोर्ट के जो मेन डोर है वहां से सबको लोगों को हटाया जा रहा है और मैं आपको अगर रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा, जो मेन रास्ता है वो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ से पूरा खाली कर दिया गया है। इस रास्ते से जो संजय राउत है वो और ईडी की टीम है वो यहाँ पर आएंगी और
कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मुंबई पुलिस ने यहाँ पर कई ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता की हुई है और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो। बाकायदा देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई है, यहाँ पर पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं और जो भी अनवांटेड लोग हैं जिनका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है। और कभी भी मेडिकल कराने के बाद एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, मेडिकल टेस्ट में तकरीबन आधे से पौन घंटे का समय मेडिकल टेस्ट में लग सकता है। उसके बाद सीधे संजय राउत हैं वो मेरे पीछे जो सेशन कोर्ट है उसके PMLA कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, जिससे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी लेने की ईडी कोशिश करेगी ताकि जो आरोप संजय राउत पर लगे हुए हैं और जो ईडी जांच पड़ताल करना चाहती है पात्राचौल लैंड स्कैम को लेकर, वो कोशिश की जाएगी ईडी की कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी ली जा सके। जसप्रीत। बिल्कुल, तो विवेक अहम जानकारी देते हुए देखिए यहाँ पर अभी तय नहीं है कि किस गेट से संजय राउत का काफिला बाहर आएगा, लेकिन जो जैसा कि यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, ये रास्ता सेशन कोर्ट के लिए छोटा पड़ेगा। अगर संजय राउत का काफिला इस गेट से बाहर आता है जिस गेट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, तो ये रास्ता छोटा पड़ेगा। और अयाज आप थोड़ा पीछे से दिखाइए, क्योंकि जो दूसरा गेट है जहाँ से संजय राउत की एंट्री हुई है, अगर वहाँ से सेशन कोर्ट जाते हैं तो फिर वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो ये कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर रूट क्लियर करवा दे तो वो पीछे वाले रूट से सेशन कोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन जिस गेट पे इस वक्त न्यूज 18 की टीम मौजूद है, हम लोग मौजूद हैं, चांसेस है कि इस गेट से संजय राउत का काफिला बाहर आएगा, जिसके बाद हम उनको फॉलो करेंगे, सेशन कोर्ट जाएंगे। लेकिन समय जो ये पूरी प्रक्रिया है, जो मेडिकल होता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ये सब होता है, उसमें लगभग आधे घंटे का समय लगता है और ऐसे में कुछ देर हमें इंतजार करना होगा, लगभग 10 से 15 मिनट और इंतजार करना होगा। उसके बाद यहाँ से उनका काफिला आगे बढ़ेगा, जहाँ पर सेशन कोर्ट हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया ने पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि आप देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं और संजय राउत से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के संकट मोचक है, संजय राउत जो अपने अखबार सामना के जरिए उसके संपादक हैं, वो बयान देते हैं जिस पर सियासी बवाल मच जाता है, सियासी भूचाल आ जाता है। जब भी वो बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, अपने विरोधियों पर किस तरीके से तंज कसते हैं, संजय राउत इसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बुरे वक्त में, इस मुश्किल वक्त में भी वो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। और जो हमने तेवर देखे, जो हाव भाव संजय राउत के देखे, जो भाव भंगिमा देखी, उसको देख करके लग रहा था कि संजय राउत ने कहा कि वो झुकेंगे नहीं। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि कुछ देर का हमें इंतजार और करना होगा, फिर सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि संजय राउत की कितने दिन की रिमांड ईडी को मिल पाती है। बिल्कुल शिखा जसप्रीत, आपने देखिए ईडी के जो तमाम आला अधिकारी हैं और जो ईडी के जोनल डायरेक्टर है वो खुद दिल्ली से फ्लाई करके मुंबई आए हैं देर रात में और वो पूरी लैंड स्कैम पे जो जांच है उसको लीड करते हैं। और यही वजह है कि जब जोनल डायरेक्टर मुंबई ऑफिस आए थे तो उन्होंने बाकायदा संजय राउत से कुछ सवाल जवाब भी किए थे, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि संजय राउत इस पूरे मामले में ईडी के अधिकारी और ईडी की जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ होगा वो उनके वकील कोर्ट में कहेंगे और उन्होंने पूरे लैंड स्कैम में उनका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ईडी के सामने कुछ उन्हें सबूत जरूर मिले हैं। यही वजह है कि ईडी जब संजय राउत को PMLA कोर्ट में जब पेश करेगी तो कोशिश की जाएगी ईडी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके, ताकि जो रोल जो 1034 करोड़ का जो पूरा स्कैम है उसमें संजय राउत का क्या रोल था, उनकी पत्नी का क्या रोल था और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, इसकी जांच के लिए बाकायदा ईडी कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके। इसलिए अब सबकी नज़रें जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, मुंबई का सेशन कोर्ट PMLA कोर्ट है इसी इमारत में, और कुछ देर बाद जो संजय राउत को PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की तरफ से और ईडी के वकीलों की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि संजय राउत को बिल्कुल विवेक, ये भी बताइए, आपने बताया कि और लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ऐसे कौन कौन से संजय राउत के करीबी हैं जिन पर इस वक्त शिकंजा कस सकता है? देखिए, अगर हम पात्राचौल लैंड स्कैम की बात करें तो इसमें जो प्रवीण राउत थे जो संजय राउत के बहुत करीबी माने जाते थे, उनका एक अहम रोल है। हालांकि वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनकी पत्नी ने जो 85 लाख रुपए की बात हुई थी वो संजय राउत की पत्नी को पैसे दिए थे और ये बताया जा रहा है कि वो पैसे जो पात्राचौल लैंड स्कैम है, जमीन को बेचकर जो पैसे मिले थे, उन पैसों का लेन देन में संजय राउत उनकी पत्नी इन्वॉल्व है। हालांकि इस पूरे मामले में संजय राउत को यह आरोप बनाया गया है और संजय राउत से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो पैसे इन्होंने क्यों लिए थे और पैसे विवेक, मैं आपको रोकूंगी। हमारी सहयोगी श्रिया भी जेजे अस्पताल में मौजूद है। श्रिया, जेजे अस्पताल में कितना समय और लगेगा मेडिकल में और किस गेट से संजय राउत बाहर आ सकते हैं? देखिए, इस वक्त हम जेजे अस्पताल के बाहर मौजूद है। ये वही अस्पताल है जहां पर ईडी की टीम जो है वो मेडिकल के लिए यहाँ पहुंची है। यहाँ पर पूरा मेडिकल का जो प्रोसेस है उससे 1 घंटे
से ज्यादा जो है वो लग सकता है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही संजय राउत को हार्ट की बीमारी हुई थी, जिसके चलते उनका ईसीजी हुआ था, जिसके बाद जो है यहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 1 घंटे से ज्यादा लग सकता है। जिसके बाद देखिए इस रोड पे अगर आप देखें तो ट्रैफिक काफी ज्यादा जमा हो गया है, जिसके चलते पीछे वाले गेट से जो है संजय राउत को अंदर लाया गया था। तो हो सकता है कि जिस गेट से उन्हें अंदर की तरफ अस्पताल के अंदर लाया गया, उसी गेट से संजय राउत को एक बार फिर बाहर लाया जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर ट्रैफिक का सिलसिला जो है बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर मेडिकल का जांच होने के बाद संजय राउत को कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है उसे होने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त है कि पुलिस के कर्मी यहाँ पर लगातार तैनात है, क्योंकि ट्रैफिक लगातार बढ़ते जा रहा है। और वहीं जो है संजय राउत यहाँ पर पहुंचे हैं, तो शिव सैनिकों की भी यहाँ पर पहुंचने की आशंका जो है जताई जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की भारी तैनाती मौजूद है। जितने भी गेट हैं जेजे अस्पताल के, वहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। वहीं अगर हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं, वहां पर आपको एक बड़ी सी पुलिस की वैन नजर आ रही होगी, और अंदर भी जो है पुलिस कर्मी को जो है वो तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से शिव सैनिक, चाहे वो ईडी दफ्तर हो, चाहे वो संजय राउत का घर हो, वहां पर जो है जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, तो बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 लाख लिया, उसके अंदर एकनाथ शिंदे का नाम भी लिखा हुआ है। अखाड़ा में आज बात करेंगे संजय राउत के सच के सामने की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे कहेंगे एक और सच। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल, और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, और उसमें दोपहर का नंबर 1 शो अखाड़ा। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर आप ही के चैनल न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा किया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वक्त संजय राउत की खबर पर बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत मेडिकल के लिए जेजे अस्पताल पहुंच गए हैं। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी होगी। बीती रात ईडी ने पात्रा चाल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए थे। बताया जा रहा था कि कस्टडी 10 दिन की पीएमएलए के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट से इसकी मांग करेगी, और इसको अपोज करने के लिए संजय राउत के हेल्थ ग्राउंड्स को वजह बनाई जाएगी। कहा जाएगा कि उन्हें दिल का वो हार्ट के पेशेंट हैं, और इस बहाने को वहां पर उजागर किया जाएगा। लेकिन संजय राउत के हौसले तो बुलंद दिख रहे हैं। गले में एक भगवा मफलर ओढ़े संजय राउत विक्ट्री साइन दिखाते हुए पुरजोर पूरे जोश के साथ जाते हुए दिखे हैं। लेकिन अभी जेजे अस्पताल ले जाया गया है उन्हें, वहां उनकी मेडिकल जांच होगी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां बताया जा रहा है कि कम से कम 10 दिन के कस्टडी की मांग करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि उनके घर में देर रात कल हुए छापों में और 17 घंटे उनसे पूछताछ के दौरान कई सारे ऐसे दस्तावेज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं जिनकी जानकारी ईडी को नहीं थी। तो इन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी लीगली अकाउंटेड फॉर है कि नहीं, या फिर ये सब अवैध तरीके से इन्होंने इन प्रॉपर्टीज को अपना किया है। इसका सोर्स ऑफ फंड्स अगर इलीगल है, इसका सोर्स ऑफ फंड्स पर अगर सवालिया निशान उठते हैं तो वो भी फिर इंक्वायरी के घेरे में आएगा और संजय राउत पर दबाव बनता हुआ दिखेगा। इस पर सियासत तो गरमा रही है, लेकिन संजय राउत ने भी काफी बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है। आज सुबह उनके परिवार के साथ उनकी तस्वीरें निकली, बाहर आकर भी वो पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल भी
निहत्था और हारा हुआ नहीं दिखा रहे हैं, हाथ वेव कर रहे हैं मीडिया को, सबको। लेकिन हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का समर्थन इनके लिए उमड़ना चाहिए था उतना समर्थन इनके लिए उमड़ा नहीं है। वहीं एनसीपी भी थोड़ी दूरियां बनाती दिख रही है, भले ही अपनी पार्टी ऑफिस के सामने एक वक्त महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन की पार्टनर एनसीपी ने कहा कि वो इनके संजय राउत के समर्थन में और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करेगी, लेकिन वो ईडी ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा हंगामा नहीं, लेकिन उनके ऑफिस के सामने छोटा सा प्रदर्शन है। श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, बताइए, ग्राउंड पर जेजे अस्पताल के अंदर जाकर मेडिकल चेकअप में अब कितना वक्त लगेगा और उसके बाद कितने बजे कोर्ट में पेशी है संजय राउत की? देखिए, इस वक्त हम जेजे अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त ये जो आपको इमारत दिख रही है, इसी इमारत की मतलब अस्पताल की इमारत में जो है वो संजय राउत है, जहां पर उनका मेडिकल जो है वो लगातार हो रहा है। 10 से 15 मिनट हुए हैं जहां पर संजय राउत को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद जो है पुलिस की तैनाती जो है वो अस्पताल के बाहर बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरीके का समर्थन अभी तक शिवसेना को मिलते आया है, जैसे ही, क्योंकि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है अगर शिवसेना की तरफ होती है तो कई सारे शिवसैनिक जो है वो भारी संख्या में जो है वहां इकट्ठा होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जेजे अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर कोई भी शिवसैनिक आपको नजर नहीं आ रहा होगा। वहीं कल ईडी दफ्तर के बाहर भी जो है शिवसैनिक जो है इकट्ठा नहीं हुए थे। वहीं कुछ संख्या में जो है वो शिवसैनिक जो है संजय राउत के समर्थन में उनके घर के बाहर जरूर मौजूद हुए थे, लेकिन जिस तरीके का समर्थन हमेशा से शिवसैनिकों को मिलते आता है उस तरीके का समर्थन संजय राउत के लिए शिवसैनिकों की तरफ से नहीं नजर आ रहा है। वहीं देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है मेडिकल का, उसमें कुछ वक्त लग सकता है, यानी कि 1 से 1.5 घंटे जो है उस पूरे मेडिकल प्रोसेस में लग सकते हैं, जिसके बाद सेकेंड हाफ यानी कि 3 बजे के बाद जो है वो संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और वहां पर जो है ईडी अपनी सारी बातें, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी और उसके बाद जो है वो मांग करेगी कि कितने दिन की कस्टडी जो है उन्हें संजय राउत की चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो पूरा मामला है वो पत्राचौड़ का मामला है, जिसके बाद जो है ईडी लगातार जो है संजय राउत को अब तक 4 बार समन दे चुकी थी, जिसमें से संजय राउत सिर्फ एक बार जो है ईडी के सामने पेश हुए थे, जिसमें 10 घंटों की लंबी पूछताछ जो है वो संजय राउत से हुई थी। लेकिन उसके बाद जब 20 तारीख और 27 तारीख को संजय राउत को ये कहा गया कि आप आइए और ईडी के सामने पेश हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में है, मॉनसून इलेक्शन है, तो उसमें काफी ज्यादा काम है, तो अगस्त के पहले महीने में जो है वो पेश होंगे। लेकिन उसके बाद कल सुबह जो है वो ईडी की टीम जो है अचानक से संजय राउत के घर पहुंचती है और पूरे दिन की रेड होती है और उसके बाद कहा जाता है 2 ग्राउंड्स पर इनको गिरफ्तार किया गया। एक, इन्होंने सीधे जवाब नहीं दिए जो सवाल पूछे गए। दूसरा, और कई सारी ऐसी बातें थी जिसके बारे में वो पूरी तरह से बता नहीं सके। कुछ ऐसे दस्तावेज थे और इनके घर में जो 11.5 लाख रुपए नकदी की बरामदगी हुई, जिसका की कोई अकाउंट नहीं था, इसे अनअकाउंटेबल मनी कहा जा रहा है। विवेक गुप्ता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्रेया, बने रहिए। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी जिनके साथ संजय राउत का उठना बैठना ज्यादा दिख रहा था हाल फिलहाल में, ये आरोप शिवसेना के शिंदे कैंप की तरफ से भी है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनका प्रदर्शन भी अब उनके ही पार्टी ऑफिस के बाहर तक सीमित हो गया है। कहीं ना कहीं अजीत पवार ने कल जो बयान दिया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तथ्य के आधार पर ही छानबीन करती है और जो भी सवाल हैं उन प्रश्नों का उत्तर संजय राउत को देना है, तो कहीं जो उनके पुराने मित्र थे या जिन्होंने उनके साथ कभी साझा किया वो अब पिछाड़ी तो नहीं होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक आनंद, आपने देखिए जिस तरीके से इससे पहले भी महाविकास आघाड़ी की सरकार के मंत्री गिरफ्तार हुए थे, या हम अनिल देशमुख की बात करें या फिर नवाब मलिक की बात करें, तो काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ईडी दफ्तर के बाहर, कोर्ट के बाहर। बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी कर रहे थे ईडी के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है, जब संजय राउत की गिरफ्तारी होती है तो एक भी कार्यकर्ता ना ही ईडी दफ्तर के पास पहुंचता है। हम यहाँ पे कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, कोर्ट की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी आपको कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। ना ही एनसीपी का नजर आ रहा है, ना ही कांग्रेस का और ना ही शिवसेना का। शिवसेना में इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस बार गिरफ्तारी किसी और की नहीं बल्कि शिवसेना सांसद संजय राउत की हुई है। कि जिस तरीके से जो अजीत पवार हैं, जो पूर्व महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ईडी को सपोर्ट करते हुए बयान दिया है कि अगर कुछ उन्होंने गलती की है तो ईडी को जांच करनी दी जाए, जांच से वो दूर ना भागें। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि संजय राउत को पूरी तरीके से जो बाकी की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और एनसीपी, उन्हें पूरी तरह से आइसोलेटेड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। हालांकि जो खबरें सामने आ रही है कि अब उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ संजय राउत के घर जाएंगे, वहां पे उनकी माताजी और उनके जो परिवार वाले हैं उनसे मिलेंगे, क्योंकि मुश्किल भरी घड़ी है संजय राउत के लिए। तो उनके परिवार से मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे
अपने मातोश्री बंगले से निकलकर भांडू पे जहाँ पे संजय का घर है वहां पर जाएंगे। लेकिन आनंद, सबकी जो नजर है वो मेरे पीछे जो इमारत है सेशन कोर्ट, वहां पे सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि इसी इमारत में पीएमएलए कोर्ट है और इसी इमारत में पीएमएलए कोर्ट है और संजय राउत की जो मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज कितने दिन की कस्टडी मांगेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बताइए। पीएमएलए के तहत क्या 10 दिन की कस्टडी की डिमांड करेगी? क्या कुछ ऐसे अहम दस्तावेज लगे हैं जिनके बारे में ईडी को भी खबर नहीं थी कल जो छापेमारी हुई है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस वक्त, क्योंकि कोर्ट के सामने क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कम से कम 10 दिन की कस्टडी की मांग करेगी और क्या संजय राउत की तरफ से ये दलील दी जाएगी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या स्वास्थ्य का बहाना लिया जाएगा? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तरफ जहां संसद में हंगामा हुआ, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में एकदम दाईं तरफ, जहां संसद में जोरदार हंगामा हुआ खासकर राज्यसभा में, और जहां कहा गया देखिए सरकारी एजेंसियों को केंद्र सरकार उसका गलत प्रयोग कर रही है, विपक्ष के आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कोर्ट पहुंचते, कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होगी संजय राउत की, अपने गले में भगवा ओढ़कर आए हैं, लेकिन आरोप तो यही है कि उद्धव ठाकरे के लॉयलिस्ट संजय राउत इसी भगवा, इसी हिंदुत्व को भूल गए, इसीलिए शिवसेना टूट गई और अधिकांश एमएलए आज एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अभी फिलहाल जो बाईं तरफ से दूसरी विंडो आप देख रहे हैं जहां संजय राउत निकलते दिख रहे हैं, वो जेजे अस्पताल जहां पर उनका मेडिकल होने वाला है। श्रेया उस वक्त हमारे साथ वहीं से लाइव हैं और फिर कोर्ट में उनकी पेशी होगी पीएमएलए कोर्ट में। तो संजय राउत एकदम हृष्ट-पुष्ट दिख रहे हैं, जोश में दिख रहे हैं, पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ा ब्रेव फेस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अभी जैसा मैंने कहा कि संसद में हंगामा हुआ, संजय राउत के मुद्दे पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। संसद में ईडी कार्रवाई को लेकर जोरदार हंगामा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, एजेंसियों के काम में सरकार की कोई दखल नहीं है, ईडी तथ्य के आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही है। पीयूष गोयल ने ये कहा। हरदीप पुरी भी वहां संसद में बोले, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की एजेंसियां अपने स्वायत्त तरीके से अपना काम कर रही हैं। We are lawmakers and not lawbreakers. Those who break the law face the consequences of the law. I would appeal to them, let law take its own course. Government cannot interfere in the law enforcement agencies. They are doing their job. तो पीयूष गोयल का कहना कि हम संसद में कानून बनाने वाले हैं, जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर कानून नहीं तोड़ा है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आपको पात्रा चौल घोटाले के मामले के बारे में बताते हैं। पात्रा चौल घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। राउत के खिलाफ 1034 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पात्रा चौल घोटाला मामला। सबसे पहले बताएं कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से यह मामला जुड़ा हुआ है। संजय राउत पर इस मामले में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और वो भी लॉन्डर किया, यानी घोटाला करके पैसा यहां से निकाल के भी ले गए। अब प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को चौल को पुनर्विकसित करने का जिम्मा दिया गया, यानी रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया। संजय राउत के करीबी माने जाते हैं प्रवीण राउत की कंपनी ने बिना फ्लैट बनाए बिल्डरों को ये जमीन बेच दी। 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की पत्नी को पैसे ट्रांसफर किए। 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में जमा हुए। जमा हुई रकम से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने फ्लैट खरीदा। तो ये आरोप है कि ये पैसा जो है ये गलत तरीके से आया है। अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी कर ली। 12:01 रात के बताया जा रहा है जब इनकी गिरफ्तारी का टाइम लिखा है, लेकिन उससे पहले पात्रा जमीन घोटाले में ईडी के एक्शन पर राजनीति भी शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पर एनफोर्समेंट का डायरेक्टरेट का शिकंजा कसता चला जा रहा है। संजय राउत के मैत्री बंगले पर ईडी की टीम ने छापेमारी की क्योंकि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सबसे पहले पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को 28 जून को ईडी ने तलब किया था।
लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन गिरफ्तारी की नौबत आई तो संजय राउत 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए। इसके बाद संजय राउत को 20 और 27 जुलाई को ईडी ने बुलाया, लेकिन वो पेशी के लिए नहीं पहुंचे। संजय राउत ने पहले संसद के मॉनसून सत्र और फिर राष्ट्रपति चुनाव का हवाला देकर पेशी से छूट की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब ईडी की छापेमारी को शिवसेना ने राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान संजय राउत के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिससे 1034 करोड़ के घोटाले से जुड़े कई बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश के लिए एक बार फिर भरोसा न्यूज 18 इंडिया पर ही जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अखाड़ा में खबरें आगे बढ़ाते हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर ही एक और अपडेट आ रही है, जहां संजय राउत की गिरफ्तारी को बीजेपी ने सच की जीत बताया है। बीजेपी का यह कहना है कि अगर कुछ गलत किया नहीं तो छुपा क्यों रहे हो, तो डर किस बात का, और अगर गलत किया है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। बता दें, ये पिछले 8-10 साल से चल रहा एक मामला है। तो ये उस वक्त से है जब संजय राउत की करीबी और बीजेपी के बीच में काफी दोस्ताना याराना था। ये उस वक्त का काम है जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। ये उस वक्त की बात है जब वर्चस्व शिवसेना का बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका में हुआ करता था। वास्तव में संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे और कितने होंगे, सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा वैसे ही उसे भरना होगा। यह नया बदला हुआ भारत है। भारत का कानून और मजबूत लोकतंत्र है। यहां राजा हो या रंक हो, नेता हो या अभिनेता हो, यदि जनता की कोई लूट करता है, कानून को कोई तोड़ता है, तो उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे। अब वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका जी, आप इस मामले को संसद में उठाने वाली हैं, क्या मांग करेंगी? मांग बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बना दिया है, उसके खिलाफ हम सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। और जिस तरीके से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। मेरे ही पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में दिखाया गया है कि एक पूरे 2014 से लेकर 2014 के कंपैरिजन में 8 साल में 27 गुना बढ़ोतरी हुई है ईडी समन्स में और ईडी नोटिसेस में। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5%। उस चीज से स्पष्ट हो जाता है ये लोग कोई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं विपक्ष की ओर। तो ये केंद्र में, ये पार्लियामेंट में चर्चा होना जरूरी है। लगातार विपक्ष के दूसरे नेताओं पे भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। आप लोग लगातार मांग कर रही हैं,
लेकिन सरकार की तरफ से या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई भी आप लोग की बातों पे सुनवाई नहीं की जाती। तो आपको लगता है कि संसद में आपकी बात मानी जाएगी, चर्चा होगी? मानी जाए या ना मानी जाए, ये सरकार को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है कि आज तुम्हारे पास पूरा बहुमत है, आज तुम्हारे पास जिम्मेदारी है प्रजातंत्र की रक्षा करने की, आप उसको आए दिन उसको खतरे में डाल रहे हैं। खुद एल.के. अडवाणी जी ने कहा था ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा माहौल बन चुका है। आप विपक्ष को अंदर आवाज उठाने नहीं देंगे, अगर उठाते हैं तो सस्पेंड कर देंगे, बाहर आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये किस तरीके की मनमौजी काम हो रहे हैं? तो इसकी आवाज हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। अब मुंबई के पात्राचौल घोटाले में संजय राउत के अलावा कई किरदार हैं जिन पर ईडी की नजर बनी हुई है और जांच का घेरा बड़ा होता जा रहा है। पहला नंबर संजय राउत का है, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो संजय राउत को सच का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले संजय राउत हैं, उसके बाद इसके कई सारे और किरदार हैं। प्रवीण राउत जिनकी कंपनी थी, इसके अलावा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूर्व डायरेक्टर और पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश कुमार वाधावन भी हैं। वहीं गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूर्व डायरेक्टर और राकेश कुमार वाधावन का बेटा सारंग कुमार वाधावन भी इसमें इन्वॉल्व है। संजय राउत के दोस्त और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूर्व डायरेक्टर प्रवीण राउत भी इसमें है। प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत, जिनके खाते में 55 लाख रुपए ट्रांसफर करने का आरोप है। इसके अलावा संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत है, जिनके खाते में प्रवीण राउत पर 83 लाख रुपए भेजने का भी आरोप है। इसमें उनके कई सारे करीबी दोस्त भी हैं, जैसे सुजीत पाटकर और उनकी पत्नी स्वप्ना पाटकर, ये भी शामिल हैं इस लिस्ट में। तो कई सारे लोग हैं। अब आपको एक बार और बात बताते हैं कि देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क 18 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं टीआरपी के। 29.6% मार्केट शेयर के साथ सीएनएन न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ सीएनबीसी टीवी 18 ने दूसरे चैनलों पर मीलों की बढ़त बढ़ा ली है। और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। शिवसेना नेता संजय राउत को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची ईडी की टीम। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी पेशी। लंबी पूछताछ के बाद कल रात हुई थी राउत की गिरफ्तारी। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा शुरू होते ही स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। देखिए, टीवी इतिहास में पहली बार जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, न्यूज 18 इंडिया दे रहा है उनको सम्मान। आजादी के 75 साल के जश्न पर सबसे बड़े मंच पर आएंगे देश के सबसे बड़े चेहरे। 2 अगस्त को सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया पर देश के सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े चेहरे, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, पुष्कर सिंह धामी, मनोज सिन्हा। अमृत रत्न आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18। देखभाल करना मुश्किल हो रहा है, बल्कि उनके रखरखाव पर बढ़ती लागत ने लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया ताकि शेरों को बेचकर कुछ रकम जुटाई जा सके। फ्रांस के दौरे पर विरोध के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जमाल खशोगी के भाई के बनाए महल में ठहरे। 2018 में हुई खशोगी की हत्या के लिए मोहम्मद बिन सलमान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। खशोगी की हत्या के बाद वो पहली बार यूरोप के दौरे पर हैं।
जिसके लिए वो एक रोज पहले ही फ्रांस पहुंचे। वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया गया कि अपने फ्रांस दौरे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उस महल में रहने पहुंचे जिसे सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी के भाई ने बनवाया था। इस महल को 2015 में दुनिया का सबसे महंगा घर करार दिया गया था। दावा किया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही इसे 2015 में $300 मिलियन यानी 2400 करोड़ रुपए में खरीदा था। और अब वो फ्रांस पहुंचने के बाद अपने उसी आलीशान महल में ठहरे। लेकिन फ्रांस के दौरे पर पहुंचे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगवानी करने पर राष्ट्रपति मैक्रोन की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाने के पीछे मोहम्मद बिन सलमान का ही हाथ माना जाता है। 2018 में खशोगी की तुर्की में हत्या हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया था कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान ही थे। तभी से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पश्चिमी देशों के निशाने पर रहे हैं। लेकिन अब अचानक उनके ऊपर वही देश प्यार लुटाने लगे हैं। वही पश्चिमी देश जो खशोगी की हत्या के बाद पानी पी पी कर मोहम्मद बिन सलमान को कोसा करते थे, अब उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। और माना जा रहा है इसके पीछे का सारा खेल तेल का है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब रूस ने तेल और गैस की सप्लाई कम करके दिया, जिसकी वजह से यूरोप के देशों में भारी ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इसी संकट से निपटने के लिए पश्चिमी देशों ने मोहम्मद बिन सलमान पर दौरे डालने शुरू कर दिए। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और पश्चिमी देशों को लगता है कि रूस से बनी दूरी के बाद सऊदी अरब कुछ हद तक उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा। यही वजह है कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कस्में खाने वाले बाइडेन का रुख भी बदल गया। 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे बाइडेन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में तेज बारिश की वजह से एक भयानक हादसा हुआ जिसमें 3 लोग पानी के साथ बह गए। तीनों लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही नदी के बीच फंस गए। देखते ही देखते ट्रॉली पलट गई और तीनों लोग पानी के साथ बहकर चले गए। देखने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पानी इतना था कि कोई उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तीनों लोग बस लहरों के बीच बेचारगी के साथ खड़े थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बाल्द नदी है जिसमें आमतौर पर पानी काफी कम होता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से पानी अचानक इतना बढ़ गया कि मुसीबत आ गई। तेज लहरें सामान से लदी ट्रॉली और ट्रैक्टर को बहाने लगी। पानी के बीच फंसे लोगों की बेचारगी का लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। लहरों ने ट्रॉली को कुछ ही देर में ऐसा पलटा कि तीनों लोग पानी में बहते दिखने लगे। लहरों का अगला वार तो और भी खतरनाक था। जहां वो तीनों डूबे, ठीक वहीं ट्रॉली भी कई बार पलटी खा गई। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे तीनों लोगों के ऊपर ही ट्रॉली गिर गई हो। लेकिन थोड़ी देर में तीनों शख्स थोड़ी दूरी पर बहते देखे गए, लेकिन वो इतनी दूर थे कि कैमरे में साफ नहीं दिखे। हालांकि प्रशासन की टीमों ने तीनों की तलाश शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश तेज कर दी गई, जिसकी कुछ तस्वीरें पुंछ से भी सामने आई, जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसने की वजह से नदी उफान पर आ गई और पानी के बीचों बीच कुछ लोग फंस गए। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवान, पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से नदी में उतरे। वो नाव पर सवार होकर धीरे धीरे कुछ लोगों तक पहुंचे और उन्हें नाव में बैठाया। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि नदी पूरे उफान पर थी। ऐसे में अगर किसी के पैर का जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो उसका मतलब था जान का खतरे में पड़ना, और फिर उसका नतीजा क्या होता ये किसी को नहीं मालूम था। इसलिए नदी के बीच फंसे लोगों को पूरी सतर्कता से नाव में बैठाया गया और नदी किनारे तक लाया गया। इस ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने से पहले सेना के जवानों ने सुरक्षा के सभी इंतजामों पर ध्यान दिया। उफनती नदी में उतरने के लिए उन्हें रस्सी और नाव सबसे बेहतर विकल्प दिखा, जिसे उन्होंने लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपनाया भी। हालांकि बताया जा रहा है कि नदी में 26 लोग फंसे थे, जिनमें कुछ को निकालने में ही सफलता मिल पाई है और बाकी लोग अब भी जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि नदी में पानी का बहाव तेज है और कब वो विकराल रूप लेकर तांडव मचाना शुरू कर दे इसका पता नहीं। ऐसे में सेना ने हेलीकॉप्टर को तैयार रखा, जिसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन तब जब सेना के जवानों को लगेगा कि नाव से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। कुछ इसी तरह के हालात पुंछ के एक दूसरे इलाके में भी बने, जहां नाले के ऊपर बने पुल पर सैलाब बहने से लोग वहीं फंस गए, जिनमें कुछ स्कूल की छात्राएं भी शामिल रहीं। इन हालात में उन्हें सुरक्षित नाला पार कराने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन को वहां बुलाया गया और फिर उसकी मदद से छात्राओं को नाले के दूसरी तरफ ले जाया गया।
रामबन में भी लोग बारिश के बाद मची आफत से परेशान हैं, क्योंकि जिले में जगह जगह है ना। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर संजय राउत से जुड़ी, जहां संजय राउत का इस वक्त जेजे अस्पताल में मेडिकल हो रहा है। बताया जा रहा है एकदम रष्ट-पुष्ट दिखने वाले संजय राउत के लिए उनके वकील उनके हेल्थ कंडीशन को, हार्ट कंडीशन को अपनी दलील बना सकते हैं, क्योंकि ईडी मांग कर सकती है कोर्ट में 10 दिन के अरेस्ट की, 10 दिन के कस्टडी की मांग कर सकती है। मेडिकल के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा करीब 2:30 बजे। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न। 2 अगस्त सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। बताया गया कि 1-2 नहीं बल्कि 12 गांव के 70 से ज्यादा स्कूली बच्चे बोरी गांव के 12वीं तक के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और उन सभी को बारिश के दिनों में इसी तरह खतरा उठाकर स्कूल तक पहुंचना होता है। बताया गया कि वहां हर साल भारी बारिश की वजह से गंजाल नदी में उफान आता है, जिसकी वजह से पानी पूरी रफ्तार से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क से बहने लगता है। वहां से आई तस्वीर में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कई लड़के भी मोटरसाइकिल लेकर पैदल ही पानी से भरी सड़क पार करते दिखे। वहां के लोगों का कहना है कि कई साल से गंजाल नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि हर साल बारिश के दिनों में दर्जनों बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क किनारे लगे पेड़ टूटकर गिर गए। इस वजह से शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए। हालांकि बाद में उन्होंने प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पत्थरों को हटाया और उस सड़क को साफ किया। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद जयपुर हाईवे के बगल में बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोग बुरी तरह फंस गए और फिर वहां से निकलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। अंडरपास में अंदर और बगल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां बहने लगी हो। अंडरपास के बाहर एक बाइक सवार तो बुरी तरह पानी के बीच फंसा दिखाई दिया। यही नहीं, कई बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी के आगे थम गए। कुछ लोग तो ट्रैक्टर से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालते नजर आए। भारी बारिश के बाद अंडरपास तो डूबा ही, लेकिन उसके साथ हाईवे पर भी कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस बीच यूएई के कुछ शहरों में इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमान से बारिश के रूप में बरसी आफत ने सबसे ज्यादा तबाही शारजा में मचाई, जहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में वहां की सभी दुकानों में बारिश का पानी घुसा दिखाई दिया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां तो पूरी तरह डूबी नजर आईं। वहीं भारी बारिश से यूएई के फुजैरा शहर में भी हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। बरसात का पानी महंगाई के ऊपर ठोस कदम नहीं उठाए, वैट भी नहीं कम किया पेट्रोल डीजल पे। ऑपोजिशन अब महंगाई की चर्चा से, जीएसटी की चर्चा से भाग रही है। ये पूरी तरीके से आज स्पष्ट हो गया। अभी भी हमने अपील की है कि दोनों सदन सुचारू रूप से चले, सरकार अपना पक्ष भी रख सके, विपक्ष भी रखे। बहुत ज़रूरी अहम लॉ मेकिंग भी सदन के सामने है, जो कानून पारित करने हैं। उसमें भी हम चाहते हैं कि दोनों सदनों में चर्चा हो और कानून भी पारित हो। सदन का काम कानून भी है, सदन का काम अलग अलग विषयों पे चर्चा भी है, और दोनों को आगे करने के लिए हम विपक्ष से पुनः एक बार अपील कर रहे हैं। जोशी जी ने बताया कि उन्होंने खेद व्यक्त करना चाहिए जो उन्होंने गलत काम किया, और नेता ने या अलग अलग एमपीज, जो चारों एमपीज हैं, वो आके खेद व्यक्त कर दें, या उनका नेता उनके बिहाफ पे खेद व्यक्त करे और एश्योर करे कि आगे वो प्लेकार्ड लेके नहीं आएंगे जो पूरी तरीके से कायदे कानून के खिलाफ है। तो सस्पेंशन वापस लेने के लिए सरकार
मोशन मूव करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में एक नया मुद्दा सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज का उठा दिया है अपोजिशन ने। देखिए, वी आर लॉ मेकर्स नॉट लॉ ब्रेकर्स। हम सब सदन में माननीय सांसद यहाँ कानून बनाने के लिए आते हैं। कानून की एजेंसीज अपना काम कर रही है। शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। जो उनका काम है, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसमें केंद्र सरकार का या कोई राज्य सरकार की दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। So the entire opposition seems to be united on the Sanjay Raut arrest, demanding release of Sanjay Raut. What do you have to say on that? तो मुझे लगता है कि उनके मन में कुछ खोट होगा, उनके मन में कुछ चिंता होगी कि उनका कुछ पर्दाफाश होने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार दखल अंदाज करे। पर देश की जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था संभालने वाले ही एजेंसीज करती हैं। सरकार को उसमें दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। और हमारे हिसाब से विपक्ष शायद महंगाई की चर्चा से भागने के कारण अब नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। धन्यवाद। तो वहां संसद के बाहर अब सरकार का यह आरोप कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा है, आज लोकसभा में चर्चा है। सदन पर विपक्ष पर हंगामा करने की और वादा करने के बाद वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रहे हैं पीयूष गोयल जी। तरह से रोक दी, लेकिन यूरोप के देशों के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई जब रूस की ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम ने 28 जुलाई से गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूस पूरी तरह से गैस देना बंद कर देगा। और ऐसा हुआ तो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश ठंड में जम जाएंगे। खबर है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने चिड़ियाघरों में शेरों का रखरखाव करने की हालत में भी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शेर पालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसी वजह से तो पाकिस्तान में शेरों को बेचा जा रहा है। वहां के एक न्यूज टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर सफारी चिड़ियाघर ने अपने कुछ अफ्रीकी शेरों को बेहद कम कीमत पर बेचने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को शेरों के रखरखाव में दिक्कत आ रही है और शेरों को पालना उसे महंगा भी पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के इस चिड़ियाघर प्रबंधन ने शेरों को रखने से हाथ खड़े कर दिए और उन्हें कम दामों में बेचने की घोषणा कर दी, जिससे ये साफ हो गया कि शेरों को पालने में पाकिस्तान फेल हो गया है और शेरों की देखभाल में उसके पसीने छूट रहे हैं। और यही वजह है कि इस महीने के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगले महीने अगस्त के पहले हफ्ते में लाहौर सफारी चिड़ियाघर से शेरों की संख्या कम हो जाएगी। खबर है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन अगस्त के पहले सप्ताह में 12 शेरों को बेचेगा, जिनमें 3 शेरनियां हैं। लेकिन एक शेर की कीमत जो रखी गई है उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन एक शेर को 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए में बेचने को तैयार है, यानी कि भारतीय रुपए में करीब 50,000 रुपए। जबकि पाकिस्तान में एक भैंस 3,50,000 रुपए से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए की मोटी रकम में उपलब्ध है। मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख से 3.5 लाख रुपए था, जो कि एक शेर की तुलना में काफी ज्यादा है। मतलब ये कि पाकिस्तान में शेरों से ज्यादा महंगी भैंस है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं जब लाहौर सफारी जू ने शेरों को बेचने का मन बनाया, क्योंकि इस चिड़ियाघर प्रबंधन ने पिछले साल भी 14 शेरों को बेच दिया था, लेकिन तब वजह बताई गई थी जू की सीमित जगह। हालांकि लाहौर सफारी चिड़ियाघर 142 एकड़ जमीन में फैला है और वहां कई जंगली जानवर रहते हैं। बताया जाता है कि इसकी शान शेरों की 40 नस्लों की मौजूदगी है। लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन अगले महीने की शुरुआत में कुछ अफ्रीकी शेरों को बेचने पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि उसके लिए न केवल उन शेरों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है, बल्कि उनके रखरखाव पर बढ़ती लागत ने लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, ताकि शेरों को बेचकर कुछ रकम जुटाई जा सके। फ्रांस के दौरे पर विरोध के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जमाल खशोगी के भाई के बनाए महल में ठहरे। 2018 में हुई खशोगी की हत्या के लिए मोहम्मद बिन सलमान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। खशोगी की हत्या के बाद वो पहली बार यूरोप के दौरे पर हैं, जिसके लिए वो एक रोज पहले ही फ्रांस पहुंचे। वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
बताया गया कि अपने फ्रांस दौरे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उस महल में रहने पहुंचे जिसे सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी के भाई ने बनवाया था। इस महल को 2015 में दुनिया का सबसे महंगा घर करार दिया गया था। दावा किया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही इसे 2015 में $300 मिलियन यानी 2400 करोड़ रुपए में खरीदा था। और अब वो फ्रांस पहुंचने के बाद अपने उसी आलीशान महल में ठहरे। लेकिन फ्रांस के दौरे पर पहुंचे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगवानी करने पर राष्ट्रपति मैक्रों की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाने के पीछे मोहम्मद बिन सलमान का ही हाथ माना जाता है। 2018 में खशोगी की तुर्की में हत्या हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया था कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान ही थे। तभी से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पश्चिमी देशों के निशाने पर रहे हैं। लेकिन अब अचानक उनके ऊपर वही देश प्यार लुटाने लगे हैं। वही पश्चिमी देश जो खशोगी की हत्या के बाद पानी पी पी कर मोहम्मद बिन सलमान को कोसा करते थे, अब उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। और माना जा रहा है इसके पीछे का सारा खेल तेल का है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब रूस ने तेल और गैस की सप्लाई कम करके दिया, जिसकी वजह से यूरोप के देशों में भारी ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इसी संकट से निपटने के लिए पश्चिमी देशों ने मोहम्मद बिन सलमान पर दौरे डालने शुरू कर दिए। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और पश्चिमी देशों को लगता है कि रूस से बनी दूरी के बाद सऊदी अरब कुछ हद तक उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा। यही वजह है कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कस्में खाने वाले बाइडेन का रुख भी बदल गया। 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे बाइडेन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में तेज बारिश की वजह से एक भयानक हादसा हुआ जिसमें 3 लोग पानी के साथ बह गए। तीनों लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही नदी के बीच फंस गए। देखते ही देखते ट्रॉली पलट गई और तीनों लोग पानी के साथ बहकर चले गए। देखने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पानी इतना था कि कोई उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तीनों लोग बस लहरों के बीच बेचारगी के साथ खड़े थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बाल्द नदी है जिसमें आमतौर पर पानी काफी कम होता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से पानी अचानक इतना बढ़ गया कि मुसीबत आ गई। तेज लहरें सामान से लदी ट्रॉली और ट्रैक्टर को बहाने लगी। पानी के बीच फंसे लोगों की बेचारगी का लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। लहरों ने ट्रॉली को कुछ ही देर में ऐसा पलटा कि तीनों लोग पानी में बहते दिखने लगे। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। शिवसेना नेता संजय राउत को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची ईडी की टीम। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी पेशी। लंबी पूछताछ के बाद कल रात हुई थी संजय राउत की गिरफ्तारी। देखने को मिले थे। एक बहुत पुराने मामले में संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा शुरू होते ही स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के सामने अर्पिता का कबूलनामा। खुद को बताया सिर्फ पैसों का केयर टेकर। पूछताछ में पार्थ चैटर्जी ने भी किया करोड़ों से किनारा। न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ा। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। केरल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले एक मरीज की मौत। बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों का गठन। ममता कैबिनेट का बड़ा फैसला। 3 अगस्त को मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल। सीएम ने कहा पार्टी के काम में लगाए जाएंगे कुछ मंत्री। फिल्म अभिनेता सलमान खान को मुंबई पुलिस से मिला हथियार रखने का लाइसेंस। सलमान ने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मांगा था लाइसेंस। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला तीसरा गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में अंकिता शियोली ने जीता स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। देखिए टीवी इतिहास में पहली बार जिन्होंने बढ़ाया देश का मान। न्यूज 18 इंडिया दे रहा है उनको सम्मान। आजादी के 75 साल के जश्न में सबसे बड़े मंच पर आएंगे देश के सबसे बड़े चेहरे। 2 अगस्त को सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। पीटी उषा, पंकज त्रिपाठी, रजनीकांत, बछेंद्री पाल,
अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न, कल दिन भर न्यूज 18 इंडिया पर। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और उस पर देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 शो अखाड़ा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आफत की बारिश है, डूब के जाना है अखाड़ा में। अब बात बाढ़ और बारिश की आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जहां सैलाब का संकट अब भी जारी है, अब बात यूपी के सहारनपुर में। संकट अब भी जारी है। सब जगह बारिश का कहर है। अलग अलग जगह सैलाब का संकट, पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में भी। मनाली में, हिमाचल प्रदेश में नदी में उफान। आप देख रहे हैं पहाड़ों में मौसम का तांडव। हनुमानगढ़ में झील बन गया पूरा शहर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जिंदगी के लिए जंग लड़ते हुए कठुआ में लोग, जम्मू में, और वहीं पानी में डूब गए खेत हरिद्वार में। चमोली उत्तराखंड में भी आप देखिए पानी का कितना तेज बहाव है कि लोग हैरान परेशान रह गए। बारिश और बाढ़ ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। कुल्लू से लेकर चमोली तक, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, हर जगह, राजस्थान, हनुमानगढ़ और हरिद्वार में हर जगह इसी तरह बाढ़ की आफत है। भले ही वो उत्तर प्रदेश हो, जम्मू हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या हिमाचल, हर जगह मौसम का कहर इस तरह कुछ कि खेत पूरी तरह से डूब गए, शहर झील बन गए, और पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके, हर जगह सिर्फ पानी का कहर, कुदरत का ये कहर। कठुआ, जम्मू में कुछ लोग इस आफत की बाढ़ में फंस गए, जिंदगी के लिए जंग लड़ते हुए। ये तस्वीरें आपकी बॉटम स्क्रीन पर हैं। वहीं पानी में पूरी तरह से खेत डूब गए हरिद्वार उत्तराखंड में। चमोली उत्तराखंड में भी एक तरफ पानी का कहर, इतनी तेज धार से पानी आ रहा है कि लोग फंस गए। दूसरी तरफ वहां जमीन दरकने की भी खबरें हैं, लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। कुल्लू में भारी बारिश के बाद अब पहाड़ों से मैदानी इलाकों में तेजी से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। मणिकर्ण घाटी में पानी के तेज बहाव में पेड़ पौधे उखड़ गए। वहीं चंडीगढ़ मनाली हाईवे को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये देखिए जमीन दरकने की वजह से और ऊपर से वहां लैंडस्लाइड, पानी के तेज बहाव की वजह से पानी अपने साथ अपने वेग में सब कुछ बहाता ले गया और चंडीगढ़ मनाली हाईवे को फिलहाल बंद करना पड़ा है। अब कुल्लू से ही एक और चौंकाने वाली तस्वीर आ रही है, जहां भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उफनती व्यास नदी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया है, लेकिन आप पानी का फोर्स देखिए और पानी का लेवल देखिए। कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि आसपास के सभी इलाकों को खाली कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है थोड़ी से दूर हट जाएं। जल स्तर कितना बढ़ जाएगा पता नहीं, और जिस वेग से आप देख रहे हैं कि इन मकानों के बगल से व्यास नदी बह रही है और पानी का शोर भी सुन सकते हैं आप, गूंज रहा है हर तरफ।
वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के साथ ही पहाड़ों के खिसकने का मामला भी सामने आने लगा है। मनाली लेह हाईवे पर एकाएक पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। वहीं प्रशासन की ओर से सभी लोगों को यात्रा से बचने की अपील की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाईवे से पत्थरों को हटाने की कोशिश भी जारी है। बुलडोजर लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से पहाड़ की तरफ से लैंडस्लाइड्स हैं और ये पत्थर छोटे बड़े अलग अलग सब सड़कों पर आ गए और सड़कें ही छुप गई। समझ में ही नहीं आ रहा कि पहाड़ कहाँ है और सड़क कहाँ, और खतरे से खाली नहीं। इस बुलडोजर और उसके चालक के लिए भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खतरे से खाली नहीं कि कब ऊपर से और क्या बरसेगा किसी को पता नहीं। अब वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सैलाब ने भारी तबाही मचा रखी है। सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना पहाड़ी इलाकों को करना पड़ रहा है, जहां नदी नालों में आए बेहिसाब उफान ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, बल्कि भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुदरत का प्रचंड प्रहार, सैलाब ने मचाया हाहाकार। पहाड़ पर बाढ़ का ब्रेक फेल, आफत मूसलाधार। ये पहाड़ पर कुदरत के टॉप गियर की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ जमीन पर आ जाने को आमादा है, कहीं सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी सिसक रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई ये डराने वाली तस्वीरें। पहाड़ से उतरी ये तूफानी लहरें सब कुछ तबाह करने को तैयार हैं। भारी भारी बोल्डर इन लहरों के साथ तिनके की तरह बहे जा रहे हैं। महज कुछ सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब सैलाब पहाड़ों से उतरता है तो उसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मणिकर्ण घाटी के तोश नाले की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में आए उफान ने इस पुलिया को भी अपने आगोश में ले लिया है। इन हाहाकारी लहरों की वजह से वो रास्ता तबाह हो गया है जिस रास्ते का इस्तेमाल लोग आवाजाही के लिए करते थे। व्यास नदी में आया उफान मानो सब कुछ छीन लेने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि नदी में उमड़े इस खौफनाक सैलाब ने कई झुग्गियों को ले लिया है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी व्यास नदी में आए उफान की वजह से ठप हो गया है। मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के रास्ते में आने वाली हर चीज सैलाब की भेंट चढ़ गई। आबादी के नजदीक से गुजरने वाली ये लहरें कभी भी इन इमारतों के लिए काल साबित हो सकती हैं। लिहाजा आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें चमोली जिले के लामबगड़ इलाके की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ सैलाब लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर उमड़े इस सैलाब की वजह से भारी तबाही होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सैलाब की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सैलाब की वजह से क्या हालात हुए हैं, ये तस्वीरों में आपके सामने है। जखोल गांव में उज्ज दरिया इस कदर उफान पर है कि यहाँ के रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद
यहाँ सैलाब ने अचानक दस्तक दी, जिस वजह से लोगों को ये गाड़ियां निकालने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये गाड़ियां सैलाब में समा गई। पुंछ जिले के सूरनकोट में सैलाब किसी प्रलय की तरह दाखिल हुआ। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने यहाँ के रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो चुका है कि जिधर आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। सेना और पुलिस की टीम यहाँ लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि सैलाब का पानी लोगों के घरों के भीतर दाखिल हो चुका है, जिस वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए सैलाब से ही मोर्चा लेने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मूसलाधार बारिश और पहाड़ दरकने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ धंस गया और मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। हालांकि मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम इस वक्त जारी है। अब वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार लोगों को इससे डर हो रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से जारी इस अलर्ट के मुताबिक दरिया चिनाब में कभी भी सैलाब खतरे के निशान को पार कर सकता है, क्योंकि लगातार चिनाब के पानी में इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है कि अखनूर में अभी दरिया चिनाब का पानी 26.2 फीट है। दरिया चिनाब को लेकर अलर्ट का लेवल 32 फीट है। डेंजर लेवल यानी खतरे के निशान का स्तर 35 फीट बताया जा रहा है, जबकि इवैक्यूएशन लेवल यानी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए दरिया का स्तर 42 फीट तय किया गया है। पर धीरे धीरे यह जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब वहीं आसमानी आफत से आधा हिंदुस्तान परेशान है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां सैलाब के बीच एक कार फंस गई। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां गंगा नदी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। आखिरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां पहाड़ों से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बात करते हैं, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नदी उफान पर है। मिर्जापुर इलाके की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सैलाब के बीच में एक कार फंस गई। अब जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया। अब आप इन तस्वीरों को देखिए कि एक ट्रैक्टर वहां जा रहा है। इस कार में जो लोग फंसे हैं उनको बचाने के लिए ये कार फंस गई और फिर ट्रैक्टर वहां गया और फिर काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद जो लोग फंसे हैं उनको बाहर लाया गया। अब ये भी जोखिम से खाली नहीं है जो यहाँ काम किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं। एक तो वहाँ कार फंस गई, उसके बाद ये पता नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को लगता है कि भाई उनके पास इतना हॉर्स पावर है कि सैलाब को चैलेंज कर सकते हैं। बार बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर कि ये मत कीजिए, ये बेवकूफ़ी है। फिर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा कदम उठा रहे हैं, बावजूद इसके कि रेगुलर अलर्ट है। अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं हरिद्वार की, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी निचले इलाकों में कहर बरपा रही है। गंगा मैया में उफान की वजह से निचले इलाके पानी की चपेट में आ गए हैं। हरिद्वार में सैकड़ों एकड़ में फैली फसल के बाढ़ के पानी की वजह से बर्बाद हो गई है। कई गांवों का संपर्क भी शहरों से टूट चुका है, जिस वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के करीब 6 गांवों में गंगा नदी ने तबाही मचाई हुई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां दार्जिलिंग में बारिश का कहर जारी है। जिले में बालासन नदी में आए बाढ़ की वजह से 11 छात्र फंस गए। हालांकि मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों की टीम ने सैलाब के बीच से सभी छात्रों को रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये रात का ऑपरेशन है कि दमकल कर्मियों की टीम ने कैसे रस्सी के सहारे एक एक करके कुल 11 छात्रों को रेस्क्यू किया।
ये एक और तस्वीर यहां पर आ रही है जहां दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में नदियां बालासन नदी उफान पर है। अब इस इलाके में नेपाल में अगर बारिश होती है तो वहां की नदियों में उफान आता है और जिसकी वजह से पानी सीधा बंगाल और बिहार दोनों जगह पर इसका असर पड़ता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एक तरफ आसमान से बारिश के रूप में आफत बरस रही है तो वहीं मौसम विभाग ने भी जो बयान जारी किया है वो परेशान करने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट कहता है, और अगर मौसम विभाग के अलर्ट की माने तो उत्तर भारत पर अगले 3 दिन भारी पड़ने वाले हैं। उत्तर भारत के कई प्रदेशों में 3 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। जिन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तराखंड पहले नंबर पर है। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग से जारी किया गया है। इसके अलावा बंगाल में भी बारिश की आशंका है। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं ताबड़तोड़ 50। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पानी के तेज बहाव में पेड़ पौधे उखड़ गए। नदी के किनारे बने मकानों और दुकानों को खाली करवाया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में बारिश से सड़क पर आया सैलाब। कई गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों के घरों और दुकानों में भरा बारिश का पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। सेना ने कई लोगों का किया रेस्क्यू। पुलिस और जिला प्रशासन राहत और बचाव में जुटा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान। कई गाड़ियां सैलाब में बही। लोगों के घरों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। टापू में फंसे लोगों को नाव के सहारे निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पहाड़ दरकने से यातायात ठप हुआ। मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमानी आफत ने तबाही मचाई। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और पहाड़ दरकने से मोटर मार्ग बंद हुआ। बीच रास्ते में फंसे बारिश और वाहन मशीन के जरिए हटाया जा रहा है मलबा। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। भीमगौड़ा बैराज पर खतरे के निशान के पास पहुंचा नदी का पानी। केरल के कोची में झमाझम बारिश से सड़कों पर जलभराव। धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। लोगों को भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश लगातार जारी। बीएसएफ के जवान स्नीफर डॉग के सहारे चलाया जा रहा है सर्च अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ और बारिश के बीच प्रशासन अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण न हटाने की अपील की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नदी में के उफान में फंसे 11 छात्र लहरों के बीच खड़ी। दमकल कर्मियों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गाड़ी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत। हादसे में 16 लोग हुए घायल। डीजे सिस्टम के जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ बड़ा हादसा। उत्तराखंड के चंपावत टनकपुर हाईवे पर बड़ा हादसा। खाई में गिरा वाहन चालक की मौत। 2 लोग घायल। घायलों का रेस्क्यू कर खाई से निकाला गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सूखा कहलू गैंग के 9 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट का सामान, तमंचे और मोटरसाइकिल बरामद। मध्य प्रदेश के धार में लुटेरी दुल्हन समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दिव्यांग से शादी के नाम पर 2 लाख रुपए ठगने का आरोप। बागेश्वर में गुलदार ने किया गाय का शिकार। वीडियो हुआ वायरल। आसपास के लोगों में दहशत। महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी महिला। आरपीएफ के जवान ने बचाई महिला की जान। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद में मां ने अपनी बच्ची को ट्रैक्टर के सामने फेंका। ट्रैक्टर चला रहे महिला के रिश्तेदार की सूझबूझ से बची बच्ची की जान। यूपी के ललितपुर में एक लड़के को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में हुई मारपीट। लोगों ने लाठी और डंडे से एक दूसरे को पीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूक बधिर की हत्या केस में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग आरोपी की मिली जानकारी। लोगों को डराने के लिए हथियार रखती थी आरोपी लड़की।
मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हुए घायल। बिहार के मुंगेर में 14 साल के लड़के की हत्या। पुलिस ने लड़के के एक दोस्त को गिरफ्तार किया। गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़। बिहार के पूर्णिया में कारोबारी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है प्रेम प्रसंग की वजह से बनी हत्या। यूपी के मेरठ में पुलिस कर्मियों के बीच खूनी झड़प। कांस्टेबल ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। प्रशासन ने दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया। बिहार के लखीसराय में जमीन विवाद में 2 भाइयों को मारी गोली। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने महिला पर धारदार हथियार से किया हमला। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। राजस्थान के सीकर में तीज की सवारी के दौरान एक सांड ने उत्पात मचाया। सांड ने सवारी में शामिल कई लोगों को टक्कर मारी। यूपी के कानपुर में एक स्कूल की प्रार्थना को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया। आरोप है कि प्रार्थना के वक्त बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था। बरेली के नवाबगंज में कावड़ियों के जत्थे पर फेंके गए पत्थर बीच सड़क पर। कावड़ियों ने किया हंगामा। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया। यूपी के रामपुर में कावड़ियों के 2 गुटों में हुई मारपीट। झड़प में लड़के की हुई मौत। यूपी के आगरा में कावड़ियों और राहगीरों के बीच हुई मारपीट। बीच सड़क पर चले लात और घूंसे। यूपी के बलिया में कावड़ियों की सेवा करते नजर आए परिवहन विभाग के अधिकारी। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। पंजाब की मोगा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को अदालत में किया पेश। दिसंबर 2021 के 307 के एक मामले में 10 दिन का रिमांड पर भेजा। अभिनेता सलमान खान को मिला हथियार रखने का लाइसेंस। जान से मारने की धमकी मिलने पर सलमान ने मुंबई पुलिस से आर्म्स लाइसेंस के लिए अर्जी लगाई थी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के सामने अर्पिता का कबूलनामा। खुद को बताया सिर्फ पैसों का केयरटेकर। ईडी ने पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर की घंटों पूछताछ। मंगलुरु के मोहम्मद फाजिल मर्डर केस में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की। पुलिस के शिकंजे में हत्या में शामिल इस्तेमाल सफेद कार का मालिक अरजीत कारस्ता गिरफ्तार। गाड़ी से कैश मिलने के आरोप में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक 10 दिन की रिमांड पर। बीजेपी का कांग्रेस और जेएमएम सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। झारखंड में अवैध माइनिंग मामले में बढ़ सकती है हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें। ईडी ने मुख्यमंत्री के करीबी और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए तलब किया। आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाला। पुलिस हेडक्वार्टर में महकमे के लोगों ने किया स्वागत। यूपी के मैनपुरी में नदी में भारी भरकम पत्थर तैरता हुआ मिला। लोगों ने पत्थर में राम लिखा होने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां पर कुछ लोगों को नदी में एक भारी भरकम पत्थर तैरता मिला। केरल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले एक मरीज की मौत। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दिए जांच के आदेश। बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,464 नए मामले आए सामने। अब तक कुल सक्रिय केस 43,43,998 हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग। आग को बुझाने के लिए कई दमकल कर्मी दिन रात कोशिश में जुटे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूस की नौसेना ने परेड में दिखाया जलवा। राष्ट्रपति पुतिन भी अपने देश के नेवी डे के मौके पर हुए कार्यक्रम में शामिल। अमेरिका से मिल रही धमकियों के बीच चीन ने नौसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। चीन का दावा उसकी नौसेना की एक खास टुकड़ी दक्षिणी चीन सागर में तैनात की जाएगी। यूक्रेन के शहर निकोलेव में कब्जाधारियों ने किया हमला। जोरदार धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर। पीड़ितों के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला तीसरा गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में अंशिता शेउली ने जीता स्वर्ण पदक। अंशिता ने भाई और कोच को मेडल किया डेडिकेट। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई।
नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और नंबर 1 न्यूज चैनल बन चुका है न्यूज 18 इंडिया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का सबसे नंबर 1 चैनल और इस वक्त हम आपको बताएंगे देश की सबसे बड़ी खबर यानी बाढ़ से जुड़ी हुई खबर। देश में माहौल क्या बना हुआ है? ज्यादातर राज्यों की स्थिति बहुत खराब है और खराब इसलिए भी क्योंकि वहां पे बाढ़ की समस्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बहुत जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। पूरी अपडेट यहां पर आप तक पहुंचाएंगे और उस अपडेट के बीच में आपको बताएंगे कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। तो कुल्लू से एक ही परिवार के सामने जो समस्याएं आई हम वो आपको बताएंगे। चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है जहां भारी बारिश के बाद ब्यास नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। और वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उफनती हुई ब्यास नदी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया है। लोगों की मदद के लिए प्रशासन की टीम ने कार्रवाई ज्यादा तेज कर दी है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों में किस तरीके से लैंडस्लाइड आ रही है और लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है। मनाली में भारी बारिश के साथ ही पहाड़ों की खिसकने का मामला लगातार सामने आने लगा है। मनाली लेह हाईवे पर एकाएक पत्थरों की बारिश होने लगी है और भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आवाजाही पे पाबंदी है। वहीं प्रशासन की ओर से भी लोगों को यात्रा से बचने की गुजारिश की गई। साथ ही प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं कि हाईवे से पत्थरों को हटाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। प्रशासन के लोग जो है वो लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सैलाब ने भारी तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना पहाड़ी इलाकों को करना पड़ रहा है। जहां पर नदी नालों में आए बेहिसाब उफान ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है बल्कि भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को बेकाबू भी कर दिया है। सैलाब सितम ढा रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि लापरवाही अब लोगों की जान लेने लगी है। कुदरत का प्रचंड प्रहार, सैलाब ने मचाया हाहाकार। पहाड़ पर बाढ़ का ब्रेक फेल, आफत मूसलाधार। ये पहाड़ पर कुदरत के टॉप गियर की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ जमीन पर आ जाने को आमादा है, कहीं सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी सिसक रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई ये डराने वाली तस्वीर। पहाड़ से उतरी ये तूफानी लहरें सब कुछ तबाह करने को तैयार हैं। भारी भारी बोल्डर इन लहरों के साथ तिनके की तरह बहे जा रहे हैं। महज कुछ सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब सैलाब पहाड़ों से उतरता है तो उसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मणिकर्ण घाटी के तोश नाले की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में आए उफान ने इस पुलिया को भी अपने आगोश में ले लिया है। इन हाहाकारी लहरों की वजह से वो रास्ता तबाह हो गया है जिस रास्ते का इस्तेमाल लोग आवाजाही के लिए करते थे।
व्यास नदी में आया उफान मानो सब कुछ छीन लेने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि नदी में उमड़े इस खौफनाक सैलाब ने कई झुग्गियों को ले लिया है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी व्यास नदी में आए उफान की वजह से ठप हो गया है। मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के रास्ते में आने वाली हर चीज सैलाब की भेंट चढ़ गई। आबादी के नजदीक से गुजरने वाली ये लहरें कभी भी इन इमारतों के लिए काल साबित हो सकती हैं। लिहाजा आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें चमोली जिले के लामबगड़ इलाके की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ सैलाब लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर उमड़े इस सैलाब की वजह से भारी तबाही होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सैलाब की वजह से लोगों को खासे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सैलाब की वजह से क्या हालात हुए हैं, ये तस्वीरों में आपके सामने है। जखोल गांव में उज्ज दरिया इस कदर उफान पर है कि यहाँ के रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब ने अचानक दस्तक दी, जिस वजह से लोगों को ये गाड़ियां निकालने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये गाड़ियां सैलाब में समा गई। पुंछ जिले के सूरनकोट में सैलाब किसी प्रलय की तरह दाखिल हुआ। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने यहाँ के रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो चुका है कि जिधर आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। सेना और पुलिस की टीम यहाँ लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि सैलाब का पानी लोगों के घरों के भीतर दाखिल हो चुका है, जिस वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए सैलाब से ही मोर्चा लेने में जुटे हुए हैं। आसमानी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहद परेशान है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां सैलाब के बीच एक कार पूरी तरीके से फंस गई। और वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की आपको दिखाते हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर गंगा नदी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। आखिर तस्वीर भी गौर से देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की यह है, जहां पर पहाड़ों से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारी बारिश के बाद बरसाती नदी नाले एकदम उफान पर आ गए हैं। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं मिर्जापुर इलाके की तस्वीर, जहां सैलाब के बीच एक कार फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार सवार का रेस्क्यू किया। और हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए, लगातार अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, सहारनपुर यूपी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और देश के अगर अलग हिस्सों की बात करें तो ज्यादातर हिस्सों का यही इस वक्त हाल है, किस तरीके से लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरीके की चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए इस तरह से खतरा मोल लेना कतई ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसी कई तस्वीरें यहाँ पर सामने भी आई है, जिनमें इंसान की जिंदगी तक चली जाती है। पानी तो बाद में आई उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी निचले इलाकों में कहर बरपा रही है। गंगा नदी में उफान की वजह से निचले इलाके में पानी भर चुका है और कई लोग इस पानी की चपेट में भी आ चुके हैं। हरिद्वार में सैकड़ों एकड़ फैली फसल बाढ़ की पानी की वजह से देखिए किस तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है और वहीं गांवों से संपर्क टूटने से लोगों को मुसीबतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि हरिद्वार के करीब 6 गांवों में गंगा नदी ने तबाही मचाई हुई है।
और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए गांव वाले मजबूर हैं एक छोटे से नाव का सहारा लेकर, जो कि खुद इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है, इस पूरे इलाके को जो पानी से भरा हुआ है उसको पार करने को मजबूर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मदद नहीं की जा रही है, प्रशासनिक टीमें भी अलर्ट हैं, स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन फिर भी ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। सैकड़ों एकड़ फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना, वाकई इनकी मेहनत पर पानी फेर चुका है। बर्बादी की बारिश से त्राहिमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज़ 18 इंडिया बना है देश का नंबर 1 चैनल। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ 18 इंडिया को दर्शकों के भरोसे ने सबसे विश्वसनीय चैनल के पायदान पर पहुंचा दिया है। नंबर 1 का यह खिताब हमें मिला है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां दार्जिलिंग में बारिश का कहर जारी है। किस तरह से बालासन नदी में बाढ़ की वजह से 11 छात्र फंस गए। हालांकि इस मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों की टीम ने सैलाब के बीच से सभी छात्रों का रेस्क्यू किया। और तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दमकल कर्मियों की टीम ने कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर कुल मिलाकर 11 छात्रों का यहां पर रेस्क्यू किया है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर चलाया जा रहा है, आधी रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो देश के कई राज्यों से इस वक्त बाढ़ और भारी बारिश की वजह से जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, उसकी हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही है और खासतौर से किस तरह से छात्र फंसे और उनका रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त हम खबर आपको बताएंगे राजस्थान से, जहां राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुछ घंटों की झमाझम बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमानी आफत की वजह से शहर में सैलाब आ चुका है और सड़कें दरिया में तब्दील। और इसी के साथ आपको बता दें कि सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग गया है और सैलाब में गाड़ियां आधे से अधिक डूबी हुई नजर आ रही हैं। भारी बारिश ने किस तरह से इंसानी जिंदगी को पटरी से उतार दिया है और रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। देखिए इसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। और हनुमानगढ़ राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से गाड़ियां पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लोग भी अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये बारिश कब थमेगी, क्योंकि ये एक तरीके से प्राकृतिक आपदा इसको कहा जा सकता है, जिस तरीके से रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिला है बारिश का। और वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में सैलाब का अलर्ट भी लगातार लोगों को डरा रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक दरिया चिनाब में कभी भी सैलाब आ सकता है, जो कि निशान पार कर सकता है, क्योंकि लगातार चिनाब के पानी में इजाफा हो रहा है। और बताया ये जा रहा है कि अखनूर में अभी भी दरिया चिनाब का पानी 26.2 फीट है। दरिया चिनाब का जिक्र कर रहे हैं और इसे लेकर अलर्ट का लेवल जो है वो फिलहाल 32 फीट है। तो लगातार किस तरीके से लेवल बढ़ता जा रहा है और डेंजर लेवल यानी कि खतरे के निशान का स्तर 35 फीट बताया गया है। और जबकि इक्वेशन लेवल यानी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए दरिया का स्तर 42 फीट तय किया गया है। और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल की, टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क की टीम ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स और 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज़ सिटी सब इंग्लिश न्यूज चैनल्स में नंबर 1 है। और वहीं बिजनेस न्यूज चैनल की बात करें तो बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 दूसरे चैनलों से मीलों आगे पहुंच चुका है। साथ ही हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज़ 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड,
नेता संजय राउत को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची ईडी की टीम। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी पेशी। लंबी पूछताछ के बाद कल रात हुई थी राउत की गिरफ्तारी। एक बहुत पुराने मामले में धोखे से उनको अरेस्ट किया। संजय राउत जी झुकेंगे नहीं। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को जेल में भेजा जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा। शुरू होते ही स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। कि ये लोग केवल हल्ला करने के लिए आते हैं, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए, टीवी इतिहास में पहली बार जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, न्यूज 18 इंडिया दे रहा है उनको सम्मान। आजादी के 75 साल के जश्न पर सबसे बड़े मंच पर आएंगे देश के सबसे बड़े चेहरे 2 अगस्त को सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। पीटी उषा, पंकज त्रिपाठी, रजनीकांत, बछेंद्री पाल, अमृत रत्न। आजादी के 75 साल का जश्न कल दिन भर न्यूज 18 इंडिया पर। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न। आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। और वीडियो बनाते रहे। लहरों ने ट्रॉली को कुछ ही देर में ऐसा पलटा कि तीनों लोग पानी में बहते दिखने लगे। लहरों का अगला वार तो और भी खतरनाक था। जहां वो तीनों डूबे, ठीक वहीं ट्रॉली भी कई बार पलटी खा गई। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे तीनों लोगों के ऊपर ही ट्रॉली गिर गई हो। लेकिन थोड़ी देर में तीनों शख्स थोड़ी दूरी पर बहते देखे गए, लेकिन वो इतनी दूर थे कि कैमरे में साफ नहीं दिखे। हालांकि प्रशासन की टीमों ने तीनों की तलाश शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश तेज कर दी गई, जिसकी कुछ तस्वीरें पुंछ से भी सामने आई, जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसने की वजह से नदी उफान पर आ गई और पानी के बीचों बीच कुछ लोग फंस गए। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवान, पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से नदी में उतरे। वो नाव पर सवार होकर धीरे धीरे कुछ लोगों तक पहुंचे और उन्हें नाव में बैठाया। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि नदी पूरे उफान पर थी। ऐसे में अगर किसी के पैर का जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो उसका मतलब था जान का खतरे में पड़ना, और फिर उसका नतीजा क्या होता ये किसी को नहीं मालूम था। इसलिए नदी के बीच फंसे लोगों को पूरी सतर्कता से नाव में बैठाया गया और नदी किनारे तक लाया गया। इस ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने से पहले सेना के जवानों ने सुरक्षा के सभी इंतजामों पर ध्यान दिया। उफनती नदी में उतरने के लिए उन्हें रस्सी और नाव सबसे बेहतर विकल्प दिखा, जिसे उन्होंने लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपनाया भी। हालांकि बताया जा रहा है कि नदी में 26 लोग फंसे थे, जिनमें कुछ को निकालने में ही सफलता मिल पाई है और बाकी लोग अब भी जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि नदी में पानी का बहाव तेज है और कब वो विकराल रूप लेकर तांडव मचाना शुरू कर दे इसका पता नहीं। ऐसे में सेना ने हेलीकॉप्टर को तैयार रखा, जिसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन तब जब सेना के जवानों को लगेगा कि नाव से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। कुछ इसी तरह के हालात पुंछ के एक दूसरे इलाके में भी बने, जहां नाले के ऊपर बने पुल पर सैलाब बहने से लोग वहीं फंस गए, जिनमें कुछ स्कूल की छात्राएं भी शामिल रहीं। इन हालात में उन्हें सुरक्षित नाला पार कराने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन को वहां बुलाया गया और फिर उसकी मदद से छात्राओं को नाले के दूसरी तरफ ले जाया गया। रामबन में भी लोग बारिश के बाद मची आफत से परेशान हैं, क्योंकि जिले में जगह जगह पहाड़ खिसकने की घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। रामबन के कई इलाकों में पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिस वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। पहाड़ों का मलबा नेशनल हाईवे पर आने के बाद से रास्ता बंद है, जिस वजह से उस रूट से आने जाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। उधर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल जाने के लिए कई बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते दिखे। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन जो तस्वीर हरदा जिले के राजा बरारी इलाके से सामने आई,
उसने लोगों को डरा कर रख दिया। वहाँ उफनती गंजाल नदी का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखा और उसी खतरनाक सैलाब को पार करके दर्जनों बच्चे पास के गांव में बने एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते दिखाई दिए। पानी के तेज बहाव के बीच ये लड़कियां एक दूसरे का हाथ थामकर सड़क को पार करती नजर आईं। लेकिन तेज बहाव की वजह से इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि एक बार पैर फिसला तो फिर हाथ छूटने में देर नहीं लगेगी और एक बार हाथ छूटा तो फिर जान भी जा सकती है। तकलीफ होती है, आते समय नदी पार करना पड़ता है, इसलिए हम एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। बताया गया कि एक दो नहीं बल्कि 12 गांव के 70 से ज्यादा स्कूली बच्चे बोरी गांव के 12वीं तक के स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उन सभी को बारिश के दिनों में इसी तरह खतरा उठाकर स्कूल तक पहुंचना होता है। बताया गया कि वहां हर साल भारी बारिश की वजह से गंजाल नदी में उफान आता है, जिसकी वजह से पानी पूरी रफ्तार से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क से बहने लगता है। वहां से आई तस्वीर में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कई लड़के भी मोटरसाइकिल लेकर पैदल ही पानी से भरी सड़क पार करते दिखे। वहां के लोगों का कहना है कि कई साल से गंजाल नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि हर साल बारिश के दिनों में दर्जनों बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क किनारे लगे पेड़ टूटकर गिर गए। इस वजह से शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए। हालांकि बाद में उन्होंने प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पत्थरों को हटाया और उस सड़क को साफ किया। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद जयपुर हाईवे के बगल में बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोग बुरी तरह फंस गए और फिर वहां से निकलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। अंडरपास में अंदर और बगल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां बहने लगी हो। अंडरपास के बाहर एक बाइक सवार तो बुरी तरह पानी के बीच फंसा दिखाई दिया। यही नहीं, कई बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी के आगे थम गए। कुछ लोग तो ट्रैक्टर से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालते नजर आए। भारी बारिश के बाद अंडरपास तो डूबा। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा से सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। 4 सदस्यों का निलंबन वापस हुआ है। कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस यहां पर ले लिया गया है लोकसभा से। कुछ दिन पहले ही निलंबित उनको किया गया था, लेकिन अब ये निलंबन वापस हो गया है। 4 सांसद इसमें शामिल हैं जिनका निलंबन वापस हुआ है और ये चारों सांसद कांग्रेसी हैं, तो इनका निलंबन वापस हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई लगातार चल रही थी, आपको बता दें, और निलंबित किए गए थे ये 4 सांसद, लेकिन फिर अब इनका जो निलंबन है वो वापस ले लिया गया है। कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस हो गया है। आपको बता दें, आज का जो लोकसभा का सेशन था वो हंगामेदार रहा, लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है लोकसभा, और ये इस वक्त चर्चा आप देख रहे हैं लोकसभा से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बात समाप्त करता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि पहला तो मुछ दी लड़ाई ने मारत्या, दूजा यार दी जुदाई ने मारत्या, तीजा रब दी खुदाई ने मारत्या और बाकी जो बचा से महंगाई ने मारत्या। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत दिन के बाद पार्लियामेंट चला। वो है देश का गौरव, देश की शान, जिन्होंने दुनिया में ऊंचा किया देश का नाम। न्यूज 18 इंडिया करेगा उनका सम्मान। देश के सबसे प्रतिष्ठित चेहरे चुनेंगे, अमृत रत्न आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18। लेकिन आने वाली ठंड से बचने के लिए उसने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं।
क्योंकि जर्मनी ये समझ चुका है कि उसे रूस से अब ज्यादा दिनों तक गैस नहीं मिलने वाली और इसी वजह से वो घबराया हुआ है। रूस से गैस नहीं मिलने की हालत में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और सर्दियों में जर्मनी के जमने का खतरा भी बढ़ जाएगा। असल में जर्मनी में बिजली गैस से बनाई जाती है और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की भारी डिमांड होती है। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप के लिए गैस सप्लाई रोकने का मन बना लिया है। इसी वजह से जर्मनी ने अपनी ऊर्जा खपत को 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सार्वजनिक इमारतों को हर साल अप्रैल से सितंबर के अंत तक गर्म नहीं किया जाएगा, जबकि बाकी के महीनों के लिए कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा। यहाँ तक कि हैनोवर शहर में सर्दियां आने तक पोर्टेबल एयर कंडीशनर और हीटर जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, ताकि सर्दियों से पहले वो अपने गैस के भंडार को भर सके। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप 40% गैस और 30% तेल रूस से ही मंगवाता था, लेकिन जंग शुरू होते ही पश्चिमी देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे पुतिन इस कदर भड़क गए कि उन्होंने तेल और गैस को ही यूरोप के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। पहले जून में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से भेजी जा रही गैस में 40% की कटौती की। इसके बाद 11 जुलाई से 10 दिनों के लिए रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। लेकिन यूरोप के देशों के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई जब रूस की ऊर्जा कंपनी गazprom ने 28 जुलाई से गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूस पूरी तरह से गैस देना बंद कर देगा और ऐसा हुआ तो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश ठंड में जम जाएंगे। खबर है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने चिड़ियाघरों में शेरों का रखरखाव करने की हालत में भी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शेर पालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसी वजह से तो पाकिस्तान में शेरों को बेचा जा रहा है। वहां के एक न्यूज टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर सफारी चिड़ियाघर ने अपने कुछ अफ्रीकी शेरों को बेहद कम कीमत पर बेचने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को शेरों के रखरखाव में दिक्कत आ रही है और शेरों को पालना उसे महंगा भी पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के इस चिड़ियाघर प्रबंधन ने शेरों को रखने से हाथ खड़े कर दिए और उन्हें कम दामों में बेचने की घोषणा कर दी, जिससे ये साफ हो गया कि शेरों को पालने में पाकिस्तान फेल हो गया है और शेरों की देखभाल में उसके पसीने छूट रहे हैं। और यही वजह है कि इस महीने के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगले महीने अगस्त के पहले हफ्ते में लाहौर सफारी चिड़ियाघर से शेरों की संख्या कम हो जाएगी। खबर है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन अगस्त के पहले सप्ताह में 12 शेरों को बेचेगा, जिनमें 3 शेरनियां हैं। लेकिन एक शेर की कीमत जो रखी गई है उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन एक शेर को 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए में बेचने को तैयार है, यानी कि भारतीय रुपए में करीब 50,000 रुपए, जबकि पाकिस्तान में एक भैंस 3 लाख है ना। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की कोर्ट में पेशी होने वाली है। ईडी की टीम संजय राउत को लेकर कोर्ट पहुंच गई है और थोड़ी ही देर में संजय राउत की पेशी वहां पर होगी। इससे पहले जेजे अस्पताल में राउत का मेडिकल बकायदा कराया गया था और मेडिकल के बाद अब कोर्ट में कुछ ही देर में उसकी पेशी होगी। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि कल ही गिरफ्तारी उनकी, कल उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद लंबी पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया गया था। और आपको बता दें कि अब कोर्ट में पेशी उनकी होने वाली है। थोड़ी ही देर में संजय राउत की कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले जेजे अस्पताल में उनका मेडिकल बकायदा यहां पर कराया गया था। ईडी की टीम संजय राउत को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। देश के सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, पुष्कर सिंह धामी, मनोज सिन्हा। अमृत रत्न आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। मोहम्मद बिन सलमान का ही हाथ माना जाता है। 2018 में खशोगी की तुर्की में हत्या हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया था कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान ही थे। तभी से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
पश्चिमी देशों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उनके ऊपर वही देश प्यार लुटाने लगे हैं। वही पश्चिमी देश जो खशोगी की हत्या के बाद पानी पी पी कर मोहम्मद बिन सलमान को कोसा करते थे, अब उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। और माना जा रहा है इसके पीछे का सारा खेल तेल का है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब रूस ने तेल और गैस की सप्लाई कम करके दिया, जिसकी वजह से यूरोप के देशों में भारी ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इसी संकट से निपटने के लिए पश्चिमी देशों ने मोहम्मद बिन सलमान पर डोरे डालने शुरू कर दिए। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और पश्चिमी देशों को लगता है कि रूस से बनी दूरी के बाद सऊदी अरब कुछ हद तक उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा। यही वजह है कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कस्में खाने वाले बाइडेन का रुख भी बदल गया। 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे बाइडेन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में तेज बारिश की वजह से एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 3 लोग पानी के साथ बह गए। तीनों लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही नदी के बीच फंस गए। देखते ही देखते